एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना फ्यूचर। मैं हूं राज कनिष्क और अब हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि आपको पता है पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, इतना टाइम नहीं है, अब बोर्ड्स आने वाले हैं कि पूरी बुक पढ़ी जाए, इसलिए हम इस माइंड मैप के थ्रू पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे फटाफट से। ओके, सो पहले 2 चैप्टर्स की आप वीडियोस देख लेना और ये 3rd चैप्टर अभी मैं शुरू कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ये समझना जरूरी है कि ये कंसेप्ट है क्या और क्या कंटेन करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग और टोटलिटी ऑफ फोर्सेस इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट, कि बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी और एक बिजनेस के अंदर के इंटरनल फैक्टर्स भी, क्या पॉसिबल फोर्सेस हैं, क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, उन सबको मिला करके एक एनवायरनमेंट बनता है जो कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। ये हमारा कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं फीचर्स पे। फीचर्स इसके क्या क्या है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एनवायरमेंटल फोर्सेस जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं बिजनेस पे। देन है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस जो कि एक तरह से इंटरनल में आ जाता है। बिजनेस के अंदर जो स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स है जो हमें केटर करने पड़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। आगे इंटर रिलेटेडनेस की सारी जो चीजें हैं वो इंटर रिलेटेड है, आपस में कोरिलेट करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, वो चीज भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। डायनेमिक इन नेचर, जैसे कि आपको पता है बिजनेस जो होता है डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी कि कोई भी पॉसिबल सिचुएशन अराइज हो सकती है, किसी भी तरह हमें डील करना पड़ सकता है। सो उस हिसाब से ये भी हमारा एक फीचर है। अनसर्टेनिटी, कोई भी चीज स्टेबल नहीं होती है क्योंकि बिजनेस को हम एक लिविंग एंटिटी कंसिडर करते हैं, तो एक अनसर्टेनिटी होती है किसी भी बिजनेस की, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आते हैं, राइट। तो उस अनसर्टेनिटी भी एक हमारी फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है। देन इज कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस करना इतना इजी नहीं है, इसीलिए आजकल हर कोई बिजनेसमैन नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है बिजनेस, और इसके एनवायरनमेंट को जो समझ लेता है, उसके साथ जो डील कर लेता है, वही बिजनेस को आगे बढ़ा पाता है। देन इज रिलेटिविटी, हाउ ऑल द फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो चीजें भी आ जाती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस एक्टिविटीज किस तरह रिलेटेड है। यहाँ हमारे फीचर्स फिनिश हो गए हैं। नाउ इंपॉर्टेंस की क्यों जरूरी है पढ़ना बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को एनवायरनमेंट की प्रॉपर नॉलेज है, बिजनेस एनवायरनमेंट की, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की भी, कि किस तरह वर्किंग नेचर है, किस तरह एक आउटपुट हमें मिलेगा, कितना प्रोडक्टिव इफेक्टिव या एफिशिएंट मिलेगा, और बाहर का रिस्पॉन्स क्या रहेगा एक्सटर्नल ऑफ बिजनेस, उसके हिसाब से हम अपॉर्चुनिटीज को प्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम एक फर्स्ट इनिशिएटर बन सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। इसलिए जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेना। सेकेंड है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब देखो, आइडेंटिफाई अगर हम अपॉर्चुनिटी कर पा रहे हैं तो हमें ये भी पता होगा कि पॉसिबल प्रॉब्लम क्या आ सकती है आने वाले फ्यूचर में, किस तरह हमारे जैसे नेचुरल कैलामिटी होती है तो उसके लिए फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट होता है, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट, जो हमें आगाह कर देता है कि इस तरह से आपको प्रॉब्लम अराइज होने वाली है नेचर में, राइट। तो इसी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हमें थ्रेट्स और आने वाली प्रॉब्लम की नॉलेज हो जाती है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर हमें एनवायरनमेंट का पता होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का पता होगा, तो जो रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका हम एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पूरी तरह संपूर्ण उसका यूज कर पाएंगे और उसे एक इफेक्टिव वे में अपने बिजनेस में ला पाएंगे, राइट। आगे है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद चेंजेस, यानी कि अगर एनवायरनमेंट की सही नॉलेज है तो जो चेंजेस या चैलेंजेस आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, चेंजिंग वेदर जो एक उसका होता है बिजनेस का, उससे हम कोप कर पाएंगे, डील कर पाएंगे, राइट। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का पता होना बिल्कुल जरूरी है, जैसे कि एक देश में देश के लोगों का व्यवहार, उनकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी कैसे जा रही है, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, इन सब चीज़ों का पता होना जरूरी है, सो दैट एक कोई भी पॉलिसी बन सके। और इसी तरह बिजनेस में भी सब चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है, एनवायरनमेंट की नॉलेज होना जरूरी है बिजनेस की, सो दैट हम पॉलिसी प्लानिंग इस हिसाब से कर सके।
इफ इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। और यही सब प्लानिंग अगर अच्छे से रही, हम अच्छी एक प्लानिंग कर पाए, अच्छे इफेक्टिव तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर पाए, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को ऑफ कोर्स इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ आपके फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस दोनों कवर हो चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके 5 डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो वो आ जाते हैं, सबसे पहले आपका होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आप ये ध्यान रख लेना, इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली रिलेटेड टू फाइनेंसेस होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेमेशन रेट, ठीक है, वही पैसे से डील करने वाली चीज, फाइनेंसेस से डील करने वाली चीज। देन वी हैव सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट यानी कि लोगों से डील करने वाली चीजें, ठीक है, इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, जो भी हमारी वैल्यूज, ट्रेडिशन वगैरह जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की चल रही है, उन चीज़ों से डील करने वाली जो हमारी डायमेंशन है, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। आगे है हमारा टेक्निकल एनवायरनमेंट, जैसे कि वर्ड बता रहा है टेक्निकल, ठीक है। तो इट इंक्लूड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट आ रहा है उससे बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से डील करना है, क्या उसका डायमेंशन किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो हमें हेल्प करता है टेक्निकल एनवायरनमेंट उसको अंडरस्टैंड करने में एंड उसके साथ इफेक्टिवली वर्क करने में। देन वी हैव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की क्या पॉलिटिकल कंडीशन है, कौन सी पार्टी पावर में है, किसके अकॉर्डिंग क्या लॉज बने हुए हैं, किसी बिजनेस को चलाने के लिए क्या हमारे पास में एक रूल सेट, कोड ऑफ कंडक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें समझने के लिए, राइट। जैसे जीएसटी नंबर इशू कराना पड़ता है, ये एक लॉ है हमारे यहाँ, ये सब चीज़ें आ जाती है उसमें। देन है लीगल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड वेरियस पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और तो उन दोनों की डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ आपके डायमेंशंस खत्म हो गए। नाउ डिमोनेटाइजेशन वर्ड। अब डिमोनेटाइजेशन वर्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। इसका क्या कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। सिचुएशन वेयर द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री विड्रॉज द ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ सर्टेन डिनोमिनेशन एज एन ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मतलब किसी भी चीज का मनी में परिवर्तन करना, और डीमोनेटाइजेशन मतलब कि उस मनी को वापस से उसकी मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस को वापस से कम करना, ठीक है, राइट। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री से विड्रॉ करता है अपनी पुरानी करेंसी नोट्स को और उनको डिमोनेटाइज करता है एक ऑफिशियल पेमेंट मोड के उसमें नॉर्म्स में, ठीक है। अब ये डिमोनेटाइजेशन क्यों जरूरी है, आपको पता था डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो सब लोगों के पास जो भी पुराने नोट थे वो जाके बैंक में एक्सचेंज करा रहे थे या तो डिपॉजिट करा रहे थे डिजिटल कैश के लिए, ठीक है, ताकि वो मतलब क्योंकि वो करेंसी नोट जो है वो हमारे बैन होने वाले थे, इसीलिए हमने एक्सचेंज कराए थे पुराने नोट्स। तो वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर ही हुआ था। अब अपने पेरेंट्स से पूछना जिनको नॉलेज नहीं है, तो बैंक के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, तो आप उनसे पूछना कि क्या एनवायरनमेंट ऐसा रहा था, ठीक है। ट्राइज टू, अच्छा ठीक है, इसका क्या फीचर है बेसिकली डिमोनेटाइज करने के लिए, ट्राइज टू डिक्रीज द करप्शन इन द कंट्री। अब देखो इकोनॉमी में जितना करप्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए ही डिमोनेटाइजेशन किया था, क्योंकि ये जो कैश है, हार्ड कैश है, लोगों ने या फिर कुछ ऐसे पावर में जो लोग थे उन्होंने इकट्ठा कर करके रखा था, जिसकी वजह से करेंसी की जो है करप्शन बढ़ती जा रही थी देश में। एंड ऐसा लग रहा था कि देश में पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत था, लेकिन लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ था, क्योंकि अब कोई भी चीज़ है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है लेकिन कहीं पेपर पे एग्जिस्टेंस नहीं है, तो फिर वो चीज़ नहीं है, राइट। तो वो वाली चीज़ हो गई थी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, करप्शन से डील करने के लिए डिमोनेटाइजेशन ने हमें हेल्प किया था, ये इसका पर्टिकुलर फीचर है। देन इट ट्राइज टू कंट्रोल द ब्लैक मनी इन इकोनॉमी एंड कंट्रोल टैक्स इवेजन। तो इसने क्या किया था, जो ब्लैक मनी जैसे मैंने बताया कि लोगों ने इकट्ठा करके रखा हुआ था जो कि अनएथिकल था, उन सब चीज़ों को भी हटाया। इकोनॉमी कंट्रोल एंड टैक्स इवेजन, टैक्स और इकोनॉमी के कंट्रोल से भी इसने डील किया। क्रिएट डिजिटल कैश लाइक इकोनॉमी, ओके। तो इसने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन आने के बाद में लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए फॉर मेकिंग पेमेंट्स, राइट। तो जैसे पेटीएम हो गया, दो आई एम नॉट प्रमोटिंग दीज ऐप्स, लेकिन पेटीएम, जी पे, गूगल पे, ये सब हमारा जो है
ये सब चीज़ें हमारी डिजिटल कैश ज़्यादा आ गई, लोगों ने हार्ड कैश रखना कम कर दिया एंड सीधा बैंक से ट्रांजैक्शन करने लगे, जिसकी वजह से करप्शन तो था ही नहीं। और ये जो ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है इसका एक पर्टिकुलर प्रूफ भी होता है हमारे पास कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आ रही है और कहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसका डिमोनेटाइजेशन का ये रोल था। ये वाला टॉपिक खत्म। नाउ वी आर कमिंग ऑन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। अब गवर्नमेंट का भी अलग इम्पैक्ट होता है जब भी कोई पॉलिसी चेंज होती है, यानी कि गवर्नमेंट भी अपना एक अलग इम्पैक्ट डालता है बिजनेस पे पॉलिसी जैसे ही चेंज होती है। क्या होता है? इंक्रीज इन कंपटीशन। तो जैसे ही कोई भी पॉलिसी रेगुलेट होती है नई या फिर जो भी पुराने में उसमें वो होता है चेंजेस, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, राइट। इंक्रीज इन डिमांड, लोगों की डिमांड, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड सप्लाई की वो रेंज ऊपर नीचे होती है, ठीक है। रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में भी रैपिड चेंज आता है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इनोवेशंस वगैरह होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आता है। नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन इन ऑपरेशन, तो कहीं ना कहीं अपने ऑपरेशन में काम करने के तरीके में कैसे ऑपरेट करना है वर्क को, उसमें भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन का भी डेवलपमेंट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सोशल एनवायरनमेंट में भी इंक्रीमेंट होता है। शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेशन टू मार्केट ओरिएंटेशन, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ऑब्सेशन हट करके मार्केट की डिमांड पे फोकस आ जाता है, जो कि हमें हेल्प करता है क्योंकि हमारी पॉलिसीज ऐसे आ जाते हैं जिसके बाद हम लोगों की सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन अपने बिजनेस की सेटिस्फैक्शन से, तो वो सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर 3 भी खत्म हो चुका है। चैनल पे बने रहिए वन शॉट वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर की। बाय बाय, टेक केयर।